कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। प्रिंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत के अंदर अपन ने समझा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है और जाना कि प्रतिशत के अंदर पहले टाइप के अंदर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उस टाइप फर्स्ट के अंदर अपन कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी। उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसी के अंदर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन सकता है। देखिए प्रश्न मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। प्रश्न कह रहा है कि कमल का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है। तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो आपको बताना है कि यदि तीनों 6,447 रुपए खर्च करे तो कमल कितना खर्च करता है। क्या पूछा है कि कमल कितना खर्च करता है। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इस वैल्यू को अनुपात के अंदर पहुंचा के सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि A और B का अनुपात दे रखा हो 2 और 3। क्या दे रखा हो? 2 और 3 अनुपात दे रखा हो। वैसे ही B और C का अनुपात दे रखा हो। B और C का अनुपात दे रखा हो 4:3। क्या दे रखा हो? 4:3। अब आपको निकालना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। चूंकि यहाँ पे अपन ने देखा कि B की वैल्यू 2 बार आई। B की वैल्यू कितनी बार आई? 2 बार आई। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, A अनुपात B अनुपात ऐसे लिख लूंगा। A अनुपात किसका प्रतिशत निकालना अपन को? A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या होगा। तो A अनुपात B क्या है? 2:3। और वैसे ही B अनुपात C क्या है? 4:3। क्या है? 4:3। ये मिल गया आपको 4:3। अब क्या करना है, जो वैल्यू 2 बार आ गई, जो वैल्यू 2 बार आ गई उसका तो करना है आपस में गुणा। उसका तो करना है आपस में गुणा और नीचे की वैल्यू का ऊपर के साथ में गुणा। जो डबल वैल्यू है मतलब यहाँ पे B की वैल्यू 2 बार आई तो 3 और 4 का तो 2 बार गुणा हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और B का नीचे वाली संख्या का ऊपर के साथ गुणा और ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 2 का गुणा 4 के साथ, 4 का गुणा 3 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ। तो इससे क्या होगा कि A अनुपात B अनुपात C का अनुपात आ जाएगा। तो कितना आया? 8:12:9। क्या मिला? 8:12:9। इस प्रकार से इस प्रश्न में भी अनुपात के अंदर पहुंचाकर इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे इसको अनुपात के अंदर पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अनुपात निकालना आपको आ गया होगा। इसके विस्तार से अपन चर्चा करेंगे अनुपात वाले टॉपिक के अंदर। देखो साथियों, क्या होता है कि मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैं भी आपको शायद आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप एक बार टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ते जाओ, उनका सॉल्यूशन निकालते जाओ। जब आपको सारे टॉपिक एक बार में आ जाएंगे तो फिर आप एक दूसरे का कनेक्शन अनुपात का यूज प्रतिशत के अंदर कर सकते हैं, औसत के अंदर कर सकते हैं, प्रतिशत का यूज आप अनुपात में कर सकते हैं। ऐसे करके एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट रहते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर अपन अनुपात में कैसे पहुंचाएंगे कि कमल का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। कमल का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक हो गया। किससे अधिक है? विमल के खर्च से। तो विमल अपन को मानना है कि 100। अगर विमल 100 रुपए खर्च करता है तो कमल कितना खर्च करेगा? 30% अधिक करेगा। 100 का 30% मैंने निकाला तो 30 निकला और 100 के अंदर मैंने 30 जोड़ के कमल का खर्च निकाल दिया 130 रुपए। अब आगे प्रश्न कह रहा है
कि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। किसके खर्च से 10% कम है? रमन के खर्च से 10% कम है। और अगर यदि मैं रमन का खर्च 100 रुपए मानूं, और यदि मैं रमन का खर्च, रमन और विमल और रमन का क्या है, और यदि रमन का खर्च मैं 100 रुपए मानूं, तो विमल का खर्च कितना होगा? कि रमन यदि 100 रुपए खर्च करता है तो विमल 100 रुपए का 10% कम खर्च करता है। तो 100 का मैं 10% निकाला तो 10 निकला। यदि रमन 100 रुपए खर्च करता है तो विमल कितना करेगा? 10 रुपए कम करेगा, यानी कि 90 रुपए वो खर्च कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि तीनों ने 6447 रुपए खर्च किए, तो कमल कितना खर्च करेगा? तो सबसे पहले अभी अपन ने सीखा कि अनुपात के अंदर वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू दी गई है, जिसकी दो वैल्यू दी गई है, उसका तो आपस में गुणा करना है। क्या करना है? आपस में गुणा करना है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूं कमल अनुपात विमल अनुपात रमन। अब इन दोनों का अनुपात क्या है? 130 अनुपात 100। अगर मैं 1 0 से 1 0 काट दूं तो, क्योंकि अनुपात के अंदर एक समान संख्या से आप गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 10 से दोनों में भाग दे दिया, तो मेरे को क्या मिला? 13 अनुपात 10, 9 अनुपात 10। क्या मिला? 13 अनुपात 10 और 9 अनुपात 10। अब कमल और विमल का अनुपात कितना है? कमल और विमल का अनुपात हो गया 13, और विमल का कितना हो गया? 10। वैसे ही विमल और रमन का कितना हो गया? इनका हो गया 9 अनुपात 10। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो दो वैल्यू है उनका तो करना है आपस में गुणा, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, 10 और 9 का आपस में गुणा होगा। क्योंकि अपन तीनों की अनुपात में निकाल रहे हैं, तीनों की वैल्यू अनुपात में निकाल रहे हैं, तो तीनों का अनुपात निकालने का एक ये भी तरीका है। दूसरे तरीके अपन अनुपात वाले टॉपिक के अंदर जरूर समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही समझते हैं। फिर 13 का 9 के साथ में गुणा, मतलब जो दो बार वैल्यू आई उसका क्या करना है? नीचे की संख्या का ऊपर के साथ में गुणा, ऊपर की संख्या का नीचे के साथ में गुणा। मतलब यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना है। जो वैल्यू 2 बार है उसका तो आपस में गुणा करना है, जो वैल्यू 2 है ऊपर वाली संख्या का नीचे से गुणा और नीचे वाली संख्या का ऊपर के साथ गुणा। ये एक तरीका होता है अनुपात निकालने का। फिर 10 का गुणा किससे होगा? 10 से। तो इस प्रकार अपन को K अनुपात V अनुपात आ निकल जाएगा। 13 का 9 से गुणा किया तो मिला मेरे को 117, 10 को 9 से गुणा किया तो मिला मेरे को 90, और इनका गुणा किया 10 का 10 के साथ में तो मिला 100। अब ये तीनों अनुपात किसके हैं? ये तीनों अनुपात इनके खर्च करने का अनुपात अपन को मिल गया कि यदि कमल 117 रुपए खर्च करता है, विमल 90 रुपए खर्च करता है, 100 रुपए खर्च करता है, ये रमन। कौन खर्च करता है? रमन। ये तीनों का अनुपात आया खर्च करने का, कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये टोटल इनका खर्च हो जाएगा। अगर मैं 117, 90 और 100 को जोड़ दूं तो ये तीनों के खर्च करने का तीनों का खर्च का योग आ जाएगा, कुल टोटल आ जाएगा। अगर मैं अनुपात के अंदर जोड़ता हूं तो मेरे को मिलता है कितना? मैंने 117 को 90 को 100 को जोड़ा तो कितना मिला? कितना हो गया? 307। क्या हुआ? 307। अब 307 क्या है? इनका कुल खर्च है। किसमें? अनुपात के अंदर। और प्रश्न में अपन को क्या दे रखा कि इनका कुल खर्च कितना है? 6447। इसका मतलब ये हुआ कि 307 अनुपात बराबर, अपन को वैल्यू पता है कि 307 अनुपात की वैल्यू अपन को दे रखी है 6447। 307 की कितनी वैल्यू दे रखी है? 6447। अब अपन को क्या पूछ रहा है कि कमल कितना खर्च करता है। तो आप बताओ कि अनुपात के अंदर कमल कितना खर्च करता है? अनुपात के अंदर कमल खर्च करता है 117 रुपए। कितना खर्च करता है? 117 रुपए अनुपात के अंदर। तीनों का कुल खर्च कितना? इन तीनों को मैंने ऐड किया तो तीनों का कुल खर्च आ गया। क्योंकि ये अनुपात की वैल्यू है और प्रश्न की वैल्यू क्या है? प्रश्न की वैल्यू ये है 6447। मतलब ये क्या है कि इनके योग के बराबर ये है। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि कमल का कितना खर्च होगा। तो कमल का खर्च कितना हो जाएगा?
कमल का खर्च हो जाएगा 117। तो यदि 307 अनुपात बराबर ये है तो 1 अनुपात बराबर इसमें 307 का भाग देकर निकाल देंगे और 117 अनुपात उसके साथ गुणा करके निकाल देंगे। वो अपन ने तरीका अपन 10वीं तक पढ़ते आ रहे हैं कि चौकी इसलिए वो लगाकर चौसौत करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपन को चौकी इसलिए यहाँ पे नहीं लगाना है। तो अपन कौन सा तरीके से करेंगे कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसका आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकालेंगे। तो 117 अनुपात बराबर क्या हुआ? 117 अनुपात बराबर हो गया x। क्या हो गया? x। अब क्या करना है आपको? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्या, तो x का 307 के साथ गुणा, x गुणा 307 बराबर में क्या होगा? बराबर में हो जाएगा 6447 गुणा 117। 6447 गुणा 117 कितना हो जाएगा? 117। अब ये वैल्यू यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे इसका मैं पक्षांतरण करता हूं तो क्या मिलेगा? तो ये आ जाएगी आपके भाग में 307। कितनी आ गई? 307। अब आपको इसके अंदर इसका भाग देना है, तो मैंने इसके अंदर इसका भाग दिया। 300 दुना 600 7 300 614 दो बार, और फिर आपके 30 और 7 21 बार। कितना चला गया? 21 बार इसके अंदर भाग चला गया। अब 21 का आपको 117 के साथ में गुणा करना है। 21 का 117 के साथ में गुणा करना है तो आपको मिल जाएगा 21 साथ है 147। क्या करना है आपको? 21 के साथ में 117 से गुणा करना है। 21 गुणा 117 से आपने गुणा किया तो 7 एकम 7, फिर 1 15 1 2 1 2 3 और 1 4 और आ गया 2457। क्या मिला? 2457। 2457 क्या है? आपका विमल जो खर्च कर रहा है वो। समझ में आ गया सारा प्रश्न क्या खेल है? देखो प्रश्न कह रहा है कि कमल का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। जब ऐसी वैल्यू आपके सामने आ जाए, 3 वैल्यू सामने आ जाए, तो आपको सीधे अनुपात के अंदर चले जाना है। तो अनुपात के अंदर आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को अनुपात के अंदर पहुंचाया। अनुपात का एक ही नियम है, अनुपात का सीधा सा नियम है कि जिसकी 2 वैल्यू है, जिसकी 2 वैल्यू मिलती है उसका तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो नीचे की संख्या होती है उसका ऊपर के साथ में गुणा, और ऊपर की संख्या का नीचे के साथ में गुणा करके आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपन ने तीनों की वैल्यू निकाल दी। आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखना आप टाइप सेकंड। टाइप सेकंड मैंने क्या लिखा? टाइप सेकंड के अंदर मैंने लिखा कि जनसंख्या व अवमूल्यन संबंधी प्रश्न। अवमूल्यन का क्या होता है कि जैसे कि कोई मैंने मशीनरी खरीदी तो मशीन की डे बाय डे उसकी वैल्यूएशन कमी होती है। जो वैल्यूएशन जिस हिसाब से कम होती है उसे अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन को इंग्लिश के अंदर अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं कि किसी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन ये लगा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए में मशीन खरीदी तो 1 साल बाद में इसका 10,000 रुपए कम हो गया, 1 साल बाद में इसकी वैल्यूएशन 90,000 होगी, जो ये 10,000 हुआ ये क्या है? इसका अवमूल्यन है। जब चूंकि मतलब ये हुआ कि कोई किसी वैल्यू का कम होना, जो उसकी यूं कह सकते हैं सिंपल शब्दों के अंदर, उसका खरीदी हुई वस्तु का 1 साल के बाद जो मूल्य के अंदर अंतर आता है वो आपका क्या होगा? वो आपका अवमूल्यन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। टाइप सेकंड जनसंख्या व अवमूल्यन संबंधी प्रश्न। क्या प्रश्न लिखा मैंने कि एक गांव की जनसंख्या 1100 है। जरा प्रश्न पर ध्यान देना, आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको एसएससी जीडी के अंदर। कि क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1100 है, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद उस कस्बे की, उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी जब 10% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही हो। कि अगर आज 100 व्यक्ति है उस गांव में,
एक साल बाद में कितने हो जाएंगे और उससे एक साल बाद में कितने हो जाएंगे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अगर इसमें एक चीज और सीखते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि आज उस कस्बे में, उस गांव में कितने लोग हैं, x लोग हैं, तो एक साल बाद कितने होंगे, एक वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, एक वर्ष बाद में हो जाएंगे, मतलब 100 के ऊपर 10% बढ़ रहा है, 100 के ऊपर 10% बढ़ रहा है। किस हिसाब से, देखो यहां पे मैंने प्रतिशत हटा दिया, प्रतिशत का साइन मैंने हटाया, तो मैंने बट्टे पे 100 लिख दिया, ठीक है। तो अब कितने हो गए, एक साल बाद में कितने हो गए, एक साल बाद में ये हो गए। अब अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी उससे अगले साल में, दूसरे साल में, तो किस पर बढ़ेगी, इस पर बढ़ेगी। जैसे अपन ने यहाँ पे माना कि x के साथ में इस चीज का अपने गुणा किया, x के साथ में अपने किससे गुणा किया, 110% से गुणा किया, क्योंकि 100 पर 10% बढ़ रही है, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया प्रतिशत पर, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया मैंने 100 पर, तो 100 पर मैंने 10 बढ़ाया तो 110% लिख लिया। ये किसकी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये एक साल बाद आने वाली वैल्यू है, एक साल बाद आने वाली वैल्यू है, एक साल बाद आने वाली वैल्यू। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अपन को कितने वर्ष का पूछ रहा है, कि 2 वर्ष का पूछ रहा है। आज वैल्यू x है, आज वैल्यू x है, अगले साल की x गुणा 110% है, तो अगले साल की क्या होगी, तो इस वैल्यू की 110% होगी, जो ये वैल्यू दे रखी है इसकी 110% होगी। तो मैंने क्या किया, ये 0 वर्ष, ये 1 वर्ष और ये अगला दूसरा वर्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पर मैं क्या करूंगा, 110 की बढ़ोतरी कर दूंगा। ये कौन सी वैल्यू है, 110%। इस वैल्यू के साथ में मैं क्या करूंगा, ये कौन सा है, पहला साल है, दूसरा साल पे क्या होगा कि इस पे भी वही चीज 110% बढ़ेगी। कैसे बढ़ी, क्योंकि हर साल 10% बढ़ती जा रही है, तो मैं हर साल 100 पर 10 जोड़ते हुए प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो ये क्या वैल्यू आ गई, ये 2 सालों की कुल बढ़ोतरी आ गई कि 2 साल में कितने बढ़ेंगे। तो अपन डायरेक्ट अभी जैसे कोई भी प्रश्न होगा तो डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल देंगे, कितने निकाल देंगे, ये वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अगर प्रश्न कहता है कि आपकी वैल्यू कोई x है, अगर 1 साल का कहता है तो अपन कर लेंगे 110/100, अगर 2 साल की कहती है तो अपन कर लेंगे 110/100, 2 साल की बोली तो अपन ने 2 बार कर लिया, वैल्यू अगर 2 साल की बोल रहे हैं तो अपन ने 2 बार कर दिया, अगर 3 साल की बोलते तो अपन क्या करते, तो अपन 1 बार और गुना कर लेते। ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैं यहाँ पे x मानता हूं कि आज x लोग है, तो 1 साल बाद कितने होंगे, 10% अधिक होंगे, तो 100 पर 10% मेरे को अधिक बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वैल्यू के साथ में 110 से गुणा कर दिया, क्या 110 से गुणा कर दिया, तो ये 1 साल बाद का रिजल्ट आ गया। अब जो आगे बढ़ेगा इस पर तो नहीं बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, इस पर ही बढ़ेगा, कि जैसे कि कहता हूं कि इस साल इस गांव में 10 लोग हैं, अगले साल गांव में 1 लोग बढ़ गया, हर साल एक व्यक्ति बढ़ता है, तो इस साल 10 हो गया, तो इस साल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अब हर साल एक बढ़ता है, तो अगले साल कितने होंगे, 11 पर 1 होगा, 11 पर अपन 1 बढ़कर लिखेंगे तो क्या होगा, 12 लोग हो गए। वैसे ही इस प्रश्न को अपन को करना है कि यदि पहले साल x है तो अगले साल कितना होगा, x का 110%, तो उससे भी अगले साल कितना होगा, x का इस वैल्यू का 110%। तो सीधा अपन को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे कि x का 110 के साथ में गुणा किया, तो ये आ गया पहले साल का, तो ये आ गया दूसरे साल का, और ये आ गया 3 साल का। चूंकि अपन को प्रश्न के अंदर 2 साल का ही पूछा है, तो अपन को 2 बार ही गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 2 बार ही गुणा करना है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैंने यहां से हटा दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको काटाकुटी करके आंसर निकालना है, आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। इस प्रश्न को आपको ये वैल्यू देकर ये वैल्यू भी पूछ सकता है, ये वैल्यू देकर ये वैल्यू भी पूछ सकता है कि 2 वर्ष बाद इतनी जनसंख्या है, 2 वर्ष इतनी जनसंख्या है, तो 2 वर्ष पहले या वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। अपन इसी प्रश्न को आधार बनाकर उस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक नया प्रश्न नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि जनवरी
के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, तो जितना जल्दी होगा अपन सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक एक टाइप के प्रश्न, इस प्रश्न के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो एक ही प्रश्न पर आपको सारे समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्रैक्टिस सेट मिलाते रहिए, आपके पास जो भी सोर्स है उस सोर्स से आप प्रैक्टिस सेट मिलाते रहिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या आज कितनी है, 1100 है, तो कितनी प्रतिशत बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। तो कितने की, किस 100 पर कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, तो कितनी होगी, 110 होगी। तो कैसे करेंगे कि आज वर्तमान जनसंख्या है 1100, अब 1100 पर ये वर्तमान जनसंख्या एक साल बाद कितनी होगी, इसको अपन को 110 बढ़ानी है, 110%, 110% होगी। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए मैं बट्टे में 100 कर लूंगा, ये होगी एक साल बाद की जनसंख्या। अब आगे पूछ रहा है कितनी, 2 साल की पूछ रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, 2 साल की जनसंख्या अपन निकाल लेंगे, हो गया आसानी से सॉल्व। अब क्या करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और 2 0 ये और 2 0 ये, 0 0 कैंसिल हो गया। आपको मेरा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 2 साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 साल में जनसंख्या हो जाएगी आपकी 1331, कितनी हो गई, 1331, 1331 हो गई। ये क्या है, आपके 2 साल बाद की जनसंख्या है। इस प्रश्न के अंदर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि यदि 2 साल बाद जनसंख्या 1331 हो, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि यदि एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 1331 हो, तो बताओ कि वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी जब 10% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही हो। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन यहाँ पे 100 माना, 1100 लिखा, यहाँ पे आपको सिंपली आपको लिखना है x मान के शुरू कर दो कि अगर उस गांव की जनसंख्या आज x है तो ये ऐसे बढ़ रही है, तो 1331, और यहाँ पे जो वैल्यू है वहां पे चली जाएगी, पक्षांतर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जो संख्या भाग में है वो गुणा में आ जाएगी, जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 100/110 गुणा 100/110, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से 121 बार, 11 से 11 बार, 11 को 100 के साथ में गुणा किया तो क्या मिल गया, 1100 मिल गया। क्या वर्तमान जनसंख्या आ गई, 1100 वर्तमान जनसंख्या आ गई। समझ रहे हो ना, कि इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को आपको ये परसेंट वाली वैल्यू पूछ सकते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 1100 है, 2 साल जनसंख्या, 2 साल बाद जनसंख्या हो जाती है 1331, तो बताओ कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से गांव की जनसंख्या बढ़ रही है। निकालोगे ना। अब तो क्या करना है कि यहाँ पे आपको मानना है 1100, गुणा में क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 110 कैसे लिखता हूं, 100 + 10, क्या लिखता हूं, 100 + 10 और बट्टे में 100। तो आपको क्या करना है कि 100 + x मान लेना है और सॉल्व कर लेना है, और फिर क्या करोगे, 100 + x बट्टे में 100 बराबर में 1331। इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो रेट बढ़ रही है, जिस प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है, वो आपका प्रश्न निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके जनसंख्या से संबंधित प्रतिशत में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिखना। अब आपको प्रश्न आपको खुद को लिखना है, प्रश्न मैं बोल रहा हूं, प्रश्न लिखो। किसी व्यक्ति ने, प्रश्न लिखना, किसी व्यक्ति ने एक स्कूटर 21,000 में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 21,000 में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 21,000 में खरीदा। कितने हजार में खरीदा, स्कूटर को खरीदा उसने 21,000 में, तथा उसने उस पर 4,000 रुपए खर्च किए। क्या क्या, तथा उसने उस पर 4,000 खर्च किए। तो बताओ उस स्कूटर का 2 वर्ष बाद, तो बताओ उस स्कूटर का 2 वर्ष बाद क्या मूल्य होगा जब अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो। अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से हो। स्कूटर कितने में खरीदा, 21,000 में खरीदा, 4,000 रुपए को उसने क्या किया, उस पर खर्च किए। तो आप ये बताओ कि आपने कोई
बाइक खरीदी 21,000 रुपए में और उस पर आपने 4,000 रुपए का खर्चा किया, तो आपकी एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई उस बाइक को खरीदने में? तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि 21,000 में मैंने खरीदा, 4,000 रुपए का मैंने इस पर खर्चा किया, तो मेरे बाइक की कॉस्ट आई 25,000 रुपए। वैसे इसी चीज को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि 21,000 में खरीदी, 4,000 रुपए का मैंने इस पर खर्चा किया, तो मेरी कॉस्ट पड़ी 25,000 रुपए। तो इस बाइक की आज के दिन वर्तमान में इसकी वैल्यू क्या है? 25,000 रुपए है। ठीक है, तो स्कूटर को अब क्या पूछा है? तो आपको प्रश्न पूछा कि 2 वर्ष बाद इस बाइक स्कूटर का क्या मूल्य होगा? कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद इसका क्या मूल्य होगा? जिस प्रकार से अपन ने जनसंख्या वाला प्रश्न सॉल्व किया था, उसी आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से अपन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर इस स्कूटर का वर्तमान में x मूल्य है, तो अगर 10% वार्षिक दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है, कि जैसे कि इस स्कूटर का आज का मूल्य है 100, तो 10% कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 पर 10 कम करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। जिस प्रकार जनसंख्या के अंदर अपने 10% बढ़ा के लिखा, अगर यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन का मतलब हो रहा है उसकी वैल्यू में कमी हो रही है, उसकी वैल्यू में डे बाय डे कमी हो रही है। तो 100 के अंदर मैंने 10 की कमी कर दी, तो स्कूटर का 1 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? x की 90%। तो उससे अगले भी क्या हो जाएगी? x की 90% ये होगी आपकी पहले साल की, तो अगले साल की कितने हो जाएगी कि इस वैल्यू पर 90 की और कमी हो जाएगी, इस वैल्यू पर 90 की और कमी हो जाएगी। तो इसी प्रकार अपन इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखो कि स्कूटर को मैंने 21,000 का खरीदा, 4,000 का मैंने उसके ऊपर खर्चा कर लिया, तो स्कूटर की कॉस्ट पड़ी मेरे 25,000। तो मैं मान लेता हूं कि स्कूटर की कॉस्ट है 25,000। ये मैं मन से नहीं मान रहा, ये प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 25,000 उसकी वर्तमान वैल्यू है, तो 1 वर्ष बाद उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 90%। कितनी हो जाएगी? 90%। मेरे को सिंपली यहां से प्रतिशत का साइन हटाना है, तो मैंने बट्टे में 100 लिख दिया। ये अभी आपकी 1 वर्ष बाद की वैल्यू। अपन को 2 वर्ष की वैल्यू निकालनी है कि 2 वर्ष बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, उसका क्या मूल्य होगा। तो मैं 90/100 को एक बार और गुणा कर दूंगा, तो 2 बार की वैल्यू आ जाएगी। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो अब क्या रहा? 250 को 9 गुणा 9 81 से गुणा करना है, तो 0, 25 से कम 25, असल की 2, 25 आटा 200, तो ये आ गया आपका 202। कितना आ गया? 202। तो क्या वैल्यू निकल कर आई कि इस स्कूटर का 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य रहेगा 20,250। क्या रहेगा? 20,250। समझ में आ रहा है कि अपन यहाँ पे 90/100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। कितने प्रतिशत? 10% वार्षिक दर से मूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसके ऊपर डे बाय डे कमी हो रही है। यही प्रश्न अगर आपसे पूछे कि कोई स्कूटर मैंने इतने में खरीदा, इसके ऊपर ये खर्चा किया, तो अपन ने ये प्रश्न निकाल दिया। अगर इसका उल्टा अपन को पूछे कि मैंने कोई स्कूटर खरीदा और 10% वार्षिक दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है, 2 वर्ष बाद उसकी वैल्यू ये है, तो वर्तमान वैल्यू क्या होगी आपको निकालनी है। निकाल लोगे ना? आपको प्रश्न अवमूल्यन और जनसंख्या में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो अगला टाइप क्या कहता है? टाइप 3 मैंने लिखा कमी या वृद्धि वाले प्रश्न। क्या लिखा कि किसी चीज में कमी हो रही है या किसी चीज में वृद्धि हो रही है, वो अपन को सॉल्व करना है। कमी या वृद्धि वाले प्रश्न। कमी और वृद्धि वाले प्रश्न देखने से पहले आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि कमी या वृद्धि किस पर होगी। कमी या वृद्धि हमेशा, मैं टाइप 3 लिख लेता हूं। टाइप 3 क्या लिखना है कि कमी या वृद्धि वाले प्रश्न। टाइप लिखना कमी या वृद्धि वाले प्रश्न, वृद्धि वाले प्रश्न। नोट करके लिखना, नोट करके लिखना
कमी या वृद्धि हमेशा पिछले परिणाम पर होती है। कमी या वृद्धि हमेशा कौन से परिणाम पर होती है? पिछले परिणाम पर होती है। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखना, नोट लिख लिया आपने कि कमी या वृद्धि हमेशा कौन से परिणाम पर होगी? हमेशा पिछले परिणाम पर होगी। प्रश्न लिखना कि रमेश के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की। प्रश्न को लिखना जरा। रमेश के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की तथा पुनः बढ़ी हुई वेतन पर उसने 20% की कमी कर दी तथा बढ़े हुए वेतन पर 20% की उसने कमी कर दी। तो बताओ कि रमेश को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो आपको बताना है कि रमेश को ऑल ओवर हो क्या रहा है, उसको लाभ हुआ या हानि हुई। जो उसकी पहले सैलरी थी, जो उसका पहले वेतन था, वो बराबर मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, ये आपको निकालना है। कि मैं मान लेता हूं कि रमेश का आज का वेतन है 100 रुपए, कि पहले उसके 20% की वृद्धि की, तो 100 पर 20 की वृद्धि हो गई, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? 120 हो गई। ये वैल्यू कैसे निकाली? ये वैल्यू मैंने निकाली 100 पर 20% बढ़ा दी। उसकी वैल्यू पहले 100 थी, अब आपको 100 का 20% निकाल के 20% बढ़ाना है। तो ऐसे करके कितना आया? 120 रुपए आ गया। कि अगर उसकी आज वैल्यू 100 रुपए है, आज उसका वेतन 100 रुपए है, तो वैल्यू उसके वेतन 20% बढ़ाने पर उसका वेतन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि उसके बढ़े हुए वेतन पर 20% की कमी की जाती है। उसके बढ़े हुए वेतन पर 20% की कमी की जाती है। तो आपको बताना है कि रमेश को लाभ हो रही है या हानि हो रही है, या कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। और आपको बताना है कि रमेश को कितना फायदा नुकसान हो रहा है। अगर बढ़ी हुई वैल्यू पर 20% की कमी करो तो मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी आज सैलरी 120 है, तो उसके 20% की कमी होगी, तो कितनी कमी हुई? 120 की मैंने 20% निकाला, तो मेरे को कितना मिला? 12×24, मतलब उसकी 24 रुपए कम हो गई। ये 24 रुपए किससे कम हुई? इस पर कम हुई। ये 24 रुपए किससे कम हुई? इस पे कम हुई। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपन ने 100 का 20% निकाला, तो 100 रुपए 20 रुपए अपन को परिणाम मिला। 100 से 100 कट गया, 20 मिला, तो 20 को अपन यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे बढ़ के लिखाया। अगर यहाँ पे कमी होती तो 100 पर अपन कमी करके लिख देते। उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या किया, 120 का 20% निकाला, तो कितना मिला? 24 मिला। तो 24 की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो मैं 120 में 24 की कमी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 24 की कमी कर दूंगा। तो 120 में 24 गए तो कितने रहे? 96। कितने रहे? 96। अब आपको बताना है कि उसके क्या हो रही है? कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? उसके वेतन, पहले वेतन से 100 रुपए से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? तो क्या हो रहा है? इन दोनों का मेरे को अंतर मिला कितना? 4 रुपए का। और ये 4 रुपए क्या है? कमी है। क्या है? 4 रुपए की कमी है। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो उसके 4% की कमी हो गई। कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई। समझ रहे हो कि प्रश्न क्या कह रहा है? कि रमेश के वेतन में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर बढ़े हुए वेतन पर उसने 20% की कमी कर दी गई। तो आपको बताना है कि रमेश के मूल वेतन से जो 100 रुपए अपन माना, उसमें कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया तो मेरे को 4% की कमी मिली। क्या मिली? 4% की कमी मिली, क्योंकि पहले उसको 100 रुपए मिल रहे थे, 20 बढ़ाकर 20 घटाने पर उसकी वैल्यू होगी 96, 96 हो गए। तो क्या हुआ? 4% की कमी हुई। अगला प्रश्न लिखिए कमी या वृद्धि वाले में। देखिए टाइप थर्ड का अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि चीनी के भाव में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद पा रही है, तो बताओ चीनी का पहले का भाव व नया भाव क्या होगा। कि चीनी कमी होने पर पहले क्या भाव से थी और चीनी भाव कम होने के बाद अब क्या भाव से है, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले चीनी का मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए थी, कितनी कम हो गई, 10% कम हो गई, तो आज क्या भाव है, 90%। कि चीनी पहले 100 रुपए मिल रही थी, अब कितने में मिल रही है, 90 में, क्योंकि इस पर 10 की कमी हो गई। यदि कोई गृहिणी पहले 100 के बराबर वो कितने खर्च कर रही थी, 80 रुपए खर्च कर रही थी, और अब क्या कर रही है, 180 पर वो 10% कम खर्च कर रही है, 180 पर 10% कम खर्च कर रही है, तो वो अब कितना खर्च कर रही है, तो मैंने 180 का 10% निकालो तो 18 निकला, और 18 180 में से कम हुए तो कितना खर्च हो गया, 162। कि पहले वो जितने 180 में शक्कर लेकर आ रही थी, पहले 180 मान लेते कि वो 10 किलो शक्कर लेकर आ रही थी, तो वो आज 162 में कितना किलो लेकर आएगी, आज भी वो 10 किलो ही लेकर आएगी। तो उसने क्या किया, अपना खर्च सेम रखा कि मैं पहले भी खर्च 180 कर रही थी और आज भी 180 कर रही हूं, चाहे शक्कर चाहे चीनी कम या ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि उसने पहले 180 के अंदर 10 किलो लेके आ रही थी और आज उसकी 10% वैल्यू कम हो गई, तो मतलब उसको 162 के अंदर उसको 10 किलो मिल सकते हैं। तो कितनी कमी हुई, 18 रुपए की कमी हुई। कितनी की कमी आई, 18 रुपए की कमी आई। देखना 10% मैंने 180 का निकाला तो कमी कितनी की आई, यहां से यहां पर 18 की कमी आई कि 18 रुपए कम हो गए। तो 18 रुपए में मेरे को क्या कितनी चीनी मिल रही है, 500 ग्राम चीनी मिल रही है। समझ रहे हैं कि पहले मैं 180 रुपए खर्च कर रही थी तो इतने केजी शक्कर आती थी, और आज मैं 162 रुपए खर्च करती हूं तो मेरे को आज भी इसके बराबर चीनी आती है। तो 18 की कमी होने पर मेरे को 500 ग्राम ज्यादा चीनी मिल रही है। अगर मेरे को यहाँ पे भी खर्च सेम रखना है कि यहाँ पे भी मेरे को खर्च 180 ही करने हैं, चाहे चीनी ज्यादा या कम आ जाए, तो ज्यादा या कम कितनी आ रही है, तो रुपए में कितनी आ रही है, 18 रुपए, और ग्राम्स के अंदर कितनी आ रही है, तो 500 ग्राम ज्यादा आ रही है। तो यदि 500 ग्राम का 18 रुपए है तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, तो 36 रुपए केजी हो गया। ये क्या वैल्यू है, ये आपकी कमी होने के बाद की वैल्यू है, मतलब ये क्या है, 36 रुपए आपका नया भाव है चीनी का। समझ गए कि 36 रुपए में मेरे को आज के दिन 1 केजी चीनी मिल रही है। तब आपको नया भाव बताना है कि यदि 36 रुपए किसके बराबर है, 90 के बराबर। 36 रुपए किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है कि 36 रुपए 90% के बराबर है। तो मेरे को क्या निकालना है, पहले का भाव, पहले कितना भाव था, 100 रुपए, तो 90% बराबर 36 मिला, तो 100% बराबर क्या होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकता हूं। तो 100% के बराबर मेरे को मिला, x के बराबर मेरे को मिला 40 रुपए। ये 40 रुपए क्या है, ये पहले का। आइए देखिए टाइप थर्ड का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की मूल्य में 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। समझ रहे हैं कि कोई वैल्यू है, पहले उसके ऊपर 10% बढ़ाया, फिर उसके ऊपर एक बार और 10% बढ़ाया, तो आपको और बताना है कि अगर 10% मैं 2 बार बढ़ाता हूं तो एक बार बढ़ाने पर कितनी होगी, उसके समतुल्य कितना होगा एक बार में करो तो। देखो कैसे, प्रश्न को जरा समझना कि कोई वैल्यू मैंने x मान ली, पहले मैंने उसके ऊपर 110 बढ़ाया, 100 पर 10 बढ़ा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट 110 बढ़ा सकता हूं। अब इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। देखिए टाइप थर्ड का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में यहां पे आपको मूल्य लिखना था, किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्या प्रश्न समझ गए?
प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु की मूल्य में पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 10% और बढ़ाया, तो जो 2 बार मैंने ये 10% बढ़ाए वो किस एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगा। देखो इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। कि मैं मान लेता हूं कि पहले कोई वस्तु थी 100, पहले कितनी थी 100, अब उसके ऊपर मैंने 10 बढ़ाया, कितना बढ़ाया 10, तो कितनी हो गई 110 हो गई। तो यहां पे एक बार मैंने 10 बढ़ाया तो कितनी हो गई 110 हो गई। अब आगे कह रहा है कि 10% 2 क्रम बार बढ़ानी है, तो अब आगे मैं 10% इस पर और बढ़ाऊंगा, तो मैंने 10% इसके ऊपर और बढ़ा दिया, तो 110 का मैंने 10% निकाला तो निकला 11, और 11 मैंने 110 के अंदर जोड़ा तो कितना मिला 121। कितना मिला 121। अब कह रहा है कि एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। अगर मैं यहां से डायरेक्ट यहां पे आता तो मैं कितना बढ़ाता, तो मैंने 100 पर कितना बढ़ाया, तो मैंने 100 पर 21 बढ़ाया। कितना बढ़ाया 100 पर 21 बढ़ाया। यहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप करके 2 बार बढ़ाया, मैंने 10% यहां पे बढ़ाया और 10% यहां पे बढ़ाया, तो कितना आया 121 आया। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर मैं यहां से डायरेक्ट यहां पे आता तो क्या 21% एक ही समतुल्य मूल्य वृद्धि है। क्या कह रहा हूं कि ये 100 से 121 पर आने के लिए मैंने एक ही बार में कितना बढ़ाया 21% बढ़ा लिया, और 21% क्या है आपका, क्या है इस प्रश्न का जवाब है। समझ रहे हैं कि पहले 100 वस्तु का मूल्य था 100, फिर मैंने उसके ऊपर 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 110 हो गया। फिर अब मेरे को क्या करना है कि 110 के ऊपर मेरे को 10% और बढ़ाना है, तो 110 का मैंने 10% निकाला तो निकला 11, तो फिर 110 के अंदर मैंने 11 जोड़ा तो हो गया 121। 2 बार मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, कितनी बार वैल्यू बढ़ा दी 2 बार। 110% यहां पे बढ़ी, एक तो 10% यहां पे बढ़ी और दूसरी 10% मैंने यहां पे बढ़ी, तो 2 बार हो गई जो ये 2 बार कह रहा है, ये 2 बार 2 क्रम बार मूल्य वृद्धि हो गई, तो कितना मिला 121। अब प्रश्न कह रहा है कि एक मूल्य वृद्धि के समतुल्य कौन सी वैल्यू होगी, तो 100 से डायरेक्ट 121 पर आने के लिए मेरे को कितना बढ़ाना होगा 21 बढ़ाना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला कि 21% अगर 100 के ऊपर निकाल दो तो ये एक समतुल्य मूल्य हो जाएगा। आइए देखते हैं टाइप 3 का अगला। आइए देखिए इस टाइप का लास्ट प्रश्न कैसा है, किस प्रकार बनेगा। देखो किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि की तथा हर में 8% की कमी करने पर 11/23 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ 11/23 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न होगी, वह यहां पे लिखना है वह भिन्न होगी, यहां पे लिखना है वह भिन्न होगी। क्या लिखा, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करनी है और हर में आपको 8% की कमी करनी है। ये वृद्धि कमी करने के बाद आपको परिणाम मिला 11/23, तो आपको बताना है कि मैंने वृद्धि या कमी किस भिन्न पर की। मैं मान लेता हूं कि वो कोई भिन्न है, क्या भिन्न है x/y, ये मैंने एज्यूम कर लिया। भिन्न का मतलब समझता ना, वो चीज जो इस प्रकार लिखी जाए, एक किसी भी x/y के अंदर लिखी जाए, वो होती है भिन्न। कि x/y वह भिन्न है और उसके अंश में मैंने क्या किया, उसके अंश में मैंने 110 की वृद्धि की। क्या की 10 की वृद्धि की, तो 100 पर 10 की वृद्धि करता हूं तो कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि हर में 8% की कमी की, तो 100 पर 8 की कमी करूंगा तो कितनी हो जाएगी, तो हो गई जी 92। इसके बराबर में क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हो रहा है 11/23। कितना प्राप्त हुआ 11/23 कि x के अंदर मैंने 10% की बढ़ोतरी की और हर में y पर मैंने 8% की कमी की, तो मेरे को ये प्राप्त हुआ। अब x/y बराबर में 11/23 और ये यहाँ पे गुणा में ये ऊपर है तो इसका पक्षांतर यहाँ पे करूंगा तो ये नीचे आ जाएगी और ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो मैंने यहाँ पे गुणा करूंगा किससे, तो 92 डिवाइड बाई 110 कितनी होगी, डिवाइड बाई 110। 11 से 10 बार और 23 से 4 बार, तो क्या मिला 4/10। और ये 4/10 क्या है, ये वह भिन्न है जिस पर अपन ने पहले 10% की वृद्धि की, फिर 8% की कमी की।
ठीक है। अब अगर मैं इस भिन्न पर डायरेक्ट ये करता हूं कि 4 के ऊपर मेरे को 110 की वृद्धि करनी है और 10 पर मेरे को 92 की कमी करनी है, 8 की कमी करनी है, तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये भिन्न मेरे को मिल जाएगी। इस प्रश्न को आपको फिंगर टिप्स पर कैसे सॉल्व करना है जरा देखना कि अगर आपको ऐसा प्रश्न बने तो इस टाइप के प्रश्न खूब बनते हैं, एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे भी जाते हैं, जीडी के अंदर तो आपको डेफिनेटली ऐसे प्रश्न बनेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली जो भिन्न दे रखी है प्रश्न के अंदर वो आपको लिख देनी है। क्या लिखनी है? 11/23। 11/23 लिख दिया। देखो पहले कंसेप्ट को ध्यान में रखना, जो मैंने पहले कंसेप्ट बताया है उसको ध्यान में रखना। मैं क्या कर रहा हूं, जो कंसेप्ट जो भिन्न थी, जो ये वाली भिन्न थी, उसके साथ में जो मैंने ये कमी या वृद्धि की वो डायरेक्ट मैं इस भिन्न पर करने वाला हूं। अगर कहता है कि अंश में 10% की वृद्धि होगी तो 100 पर कितनी वृद्धि होगी? 10 की वृद्धि होगी। अगर आपको यहाँ पे कह रहा है कि अंश में आपको 10% की वृद्धि करनी है तो आपको इसका उल्टा करना है, आपको इसके हर में 10% की वृद्धि कर देनी है। अब आगे कह रहा है कि हर में 8% की कमी हुई तो 100 पर 8 की कमी होगी तो कितनी होगी? 92 होगी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर में 8% की कमी हुई तो आपको इसका उल्टा करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है कि आपको अंश के अंदर इसकी 92 के साथ में कमी कर देनी है। जो कंसेप्ट से ये वैल्यू निकल कर आई, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था, ये वैल्यू निकल कर आई थी, इसे ही ट्रिक्स कहते हैं साथियों, ये ट्रिक्स होती है। और ट्रिक्स कुछ नया नहीं होती। अगर आपको कंसेप्ट के प्रति अप्रोच पैदा हो गई तो आप ट्रिक्स को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ट्रिक्स ही नहीं पता, तो जब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो हर ट्रिक अपनी अपनी एक शर्त रखती है और हर प्रश्न की एक अलग शर्त होती है। तो अपन जितने प्रश्न होंगे उतनी ट्रिक्स याद नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? कंसेप्ट पकड़ना है। क्या करना है? कंसेप्ट पकड़ना है। जब आपको कंसेप्ट पकड़ना आ गया तो ट्रिक्स अपने आप निकल कर आ जाएगी। तो साथियों, ज्यादा ट्रिक्स पर ध्यान ना देकर आपको कंसेप्ट के प्रति अप्रोच पैदा करनी है कि अब मेरे को इस प्रश्न का कंसेप्ट पता है कि मैं यहाँ पे भिन्न के अंदर अंश के अंदर 10 की वृद्धि करूंगा, 8 की कमी करूंगा, फिर मैं इसका पक्षांतरण करूंगा, तो ये ऐसे मेरे को करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसी स्टेप को उठा लूं और जो सॉल्यूशन आंसर के जस्ट पहले का जो स्टेप होता है उसे ट्रिक कहते हैं। क्या कह रहा हूं कि जो आंसर का जस्ट पहले का स्टेप होता है उसे ट्रिक कहते हैं और कोई ट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।